कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। वाई ऑफ कोर्स वर्टिकल एक्सिस है। ये समझ जाएंगे कि हाँ दो अलग अलग पार्टिकल है और दोनों की अलग अलग लोकेशन है। ठीक है, मैंने 16, ये कितना हो जाएगा 25। तो AC का स्क्वायर अगर 25 आ गया हमारे पास में तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25 और ये क्या हो जाएगा 5 मीटर। और AC हमारे डिस्प्ले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक, जो है हमारे पास में रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। इस पूरे टॉपिक में काइनेमेटिक्स में हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक होगा हमारे पास में प्रोजेक्टाइल, तीसरा होगा हमारे पास में रिलेटिव मोशन। तो पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो। एंड अगेन माय नेम इज दीपक झा, दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन, स्टार्टिंग द लेक्चर। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना होगा मोशन के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि असलियत में मोशन होता क्या है। तो जैसे ही वर्ड आता है हमारे पास में मोशन, तो मोशन कोई भी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मोशन, जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु मूव कर रही है, तो ऐसा हो सकता है वो सिर्फ हमारे लिए मूव कर रही हो, किसी और के लिए नहीं मूव कर रही हो सकती है। समझिएगा इस बात को ध्यान से। इस मोशन वर्ड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला वर्ड हम लोग लेते हैं, वो है क्या, पोजीशन। पोजीशन का सीधा सा मतलब होता है लोकेशन। किसी भी वस्तु की लोकेशन को दिखाने के लिए कि वो वस्तु है कहां पे, किसी वस्तु की लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं। उस क्वांटिटी का नाम क्या है, पोजीशन। देखिए, अगर मेरे को बताना है कि ये कोई ए नाम की कोई ब्लॉक या कोई गाड़ी, कोई चीज है कहीं रखी हुई है, तो अगर मैं यहां से पूछूं तो मान लिया ये 2 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई और मेरे से कह सकता है कि यहां से तो ये केवल और केवल 1 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगी कि एक्चुअल लोकेशन ये कितनी दूरी पर है, कहां से है, इस बात की कंफ्यूजन रहेगी। इसीलिए इस बात की कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग किसी भी चीज की लोकेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें इस पूरे अर्थ को, अगर ब्लॉक अर्थ पे है, या पूरे यूनिवर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मानना होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। वाई ऑफ कोर्स वर्टिकल एक्सिस है, एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और एक तीसरा एक्सिस क्या होगा, जेड, जो कि दोनों के अबाउट परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अगर मेरे को इसकी लोकेशन पता लगानी है कि ये ए जो पार्टिकल है, फिलहाल पार्टिकल बोल देते हैं इसे, लेकिन आप बॉक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉक्स को मैंने छोटा कर दिया फिलहाल। अब मेरे को ये बताना है कि ए नाम का जो वस्तु है, ए नाम का जो पार्टिकल है, वो कितनी दूरी पर है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को जहां पे तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मतलब यहां पर जो तीनों कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 है। अब अगर मैं देखो ये x पे कितना दूर है, तो x पे कुछ ये मेरे को 5 मीटर की दूरी पे मिलेगा, और ये कुछ मेरे को y पे ये कितनी दूरी पर होगा, y पे मान लिया ये एक पर्टिकुलर मेरे को डिस्टेंस मिल गई होगी। फिलहाल मान लिया मैंने 4, और ऐसे ही कुछ ये बोर्ड के बाहर, प्लेन के बाहर z एक्सिस पे भी होगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ए की लोकेशन, एकदम फिक्स लोकेशन क्या होगी। जैसे x की वैल्यू है इसकी 5 मीटर, y की वैल्यू है इसकी 4 मीटर, और थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने कि z पे ये है 6 मीटर की दूरी पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए इज 5 एट x एक्सिस, 4 एट y एक्सिस एंड 6 एट z एक्सिस। ठीक है, तो हम इससे ये पता चल जाएगा हमें कि जो ए जो पार्टिकल है वो
किस पोजीशन पे है। कोई बोले फिर कि कहां से नाप रहे हो, तो अब किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम हमेशा इस रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन को मेजर करेंगे। ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा जो कि ओरिजिन है। ठीक है, अब आइए एक दूसरा टर्म हमें इसमें पढ़ना है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा ध्यान सुनिएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए अगर मान लो कि ये ए जो पार्टिकल है वो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर कुछ यहां था। ठीक है, फिलहाल चीजों को समझने के लिए मैं फिलहाल ना जेड एक्सिस हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में समझ जाओगे, वही चीज तीसरे में हो रही होगी, क्योंकि अगर मान लो कि ये जेड एक्सिस नहीं होता तब इसकी लोकेशन कितनी होती है, सिर्फ 5,4। अब अगर जेड लोकेशन है, जेड एक्सिस है, यानी कि पार्टिकल प्लेन के बाहर भी आ रहा है, तो हम ऐसा कह देंगे कि जेड के लिए 6 वैल्यू है। बाकी अगर जेड ना हो तो 6 हट जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 एक्सिस पे हमें बात समझ में आ गई तो तीसरी की भी अकॉर्डिंगली हम समझ जाएंगे। चलिए, तो ए पार्टिकल है यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे। अब ये ए पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ और मूव करके कुछ आ गया यहाँ पे। ये टाइम कितना लिया इसने, मान लिया थोड़ी देर के लिए टाइम इसने लिया 2 सेकेंड। ठीक है, अब सुनिएगा, अब अगेन जब वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे था तो इसकी ऐसे ही कुछ पोजीशन होगी। मैंने फिलहाल मान लिया कितनी पोजीशन होगी, एक्स एक्सिस पे इतना चला हुआ है तो 2 मान लिया, वाई एक्सिस पे इतना चला हुआ है तो 3 मान लिया, और जेड एक्सिस पे 4 मान लिया। अब ये थोड़ा सा इधर आ गया तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ए जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे x में कुछ घट गया, कितना हो गया, ये 1 या 3/2 हो गया। पहले 2 था, 3/2 हो गया। ऐसी y पे बहुत कम हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसी z पे आ गया 2 हो गया। तो जरा देखिए ध्यान से, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे कोई मेरे से पोजीशन पूछे तो मैं क्या बोलूंगा कि ए जो पार्टिकल है वो x एक्सिस पे 2 मीटर पे था, y एक्सिस पे 3 मीटर पे था, z एक्सिस पे 4 मीटर पे था। और जैसे ही टाइम बीता यानी कि 2 सेकेंड हुआ तो अब x एक्सिस पे कितना हो गया, 3/2 मीटर, y एक्सिस पे कितना हो गया, 1 मीटर, z एक्सिस पे कितना हो गया, 2 मीटर। तो मैं ये कहूंगा कि पार्टिकल मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज होते ही पार्टिकल ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। एज टाइम चेंजेस, जैसे ही टाइम चेंज हुआ, टाइम आगे बढ़ा, पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। और जब भी कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है तो हम इसी को बोलते हैं पार्टिकल इज इन मोशन। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उस वस्तु को क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने एक चीज बोली थी कि ना मोशन ना रिलेटिव होता है, इसकी थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज मैं आपको रिलेटिव मोशन जब पढ़ाऊंगा तब दूंगा। फिलहाल कंफ्यूजन ना हो, इतना समझ में आ गया बहुत है, हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए यहां तो मैंने वर्ड लिखा ना डिस्प्लेसमेंट, जरा सुनिएगा ध्यान से। पार्टिकल ए पे था, सॉरी पार्टिकल कुछ यहां था, ए पार्टिकल यहां था, चलते चलते यहां आ गया। तो इस दौरान जब वो चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जब भी टाइम शुरू होता है तब जो पोजीशन होती है पार्टिकल की हम उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और जैसे ही टाइम खत्म होता है, हमारा ऑब्जर्व करने का टाइम खत्म होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड को हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन। देखिए हमेशा 2 सेकेंड फाइनल पोजीशन नहीं होगा, हमने अभी 2 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया है तो 2 सेकेंड फाइनल है। जब हम 10 सेकेंड तक ऑब्जर्व करेंगे तो 10वां सेकेंड क्या हो जाएगा, फाइनल। मतलब कहना ये चाहता हूं कि टाइम जहां से शुरू हुआ वो इनिशियल का मतलब ही होता है शुरू होना, टाइम जहां हमारा खत्म हो गया वो फाइनल है, यानी कि एंड पॉइंट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन। अब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप बच्चों आपको इतने से में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, और कब हम मोशन को बोलेंगे कि मोशन हो रहा है, जब पोजीशन चेंज हो रही हो। इनिशियल पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, जब टाइम शुरू हो रहा हो। फाइनल पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, जब टाइम खत्म हो रहा हो। अब इसी डायग्राम में अगर कोई मेरे से पूछे कि सर डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट है तो सही, आपने बोल दिया हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। अब अगर इस डायग्राम में मेरे से कोई बोले कि ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान सुनना। मैं क्या करूंगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। मैं इसको आईपी से दिखाऊंगा पूरे लेक्चर के दौरान, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच में ये पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है। अब अगर इसी में मैं इनिशियल मैंने बोल दिया इस पॉइंट को और फाइनल मैंने बोल दिया इस पॉइंट को, अब इन दोनों को इस तरीके से, जो पार्टिकल एक्चुअली जा ऐसे रहा था, लेकिन मैंने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, ये दोनों होगी। सबसे छोटी दूरी इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी, यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये जो होगा ना हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एक्चुअल जो पाथ है, जब पार्टिकल कुछ ऐसे करके आगे जा रहा है, जिस पाथ को वो एक्चुअल ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, वो लंबाई एक्चुअल पाथ की जो वो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल इन्हीं टाइम गैप के बीच में। तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट वो मिनिमम डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस वो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हमें रास्ता देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट देखो आप, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी ही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कुछ बातें मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर के और बताता हूं, जरा ध्यान सुनना। उससे पहले कि सर अगर हम रेक्टिलिनियर वर्ड को भी डिफाइन करें, तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा होगा तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन टॉपिक में पढ़ते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से। जैसे कोई मेरे से पूछे कि 1 डायमेंशन मोशन क्या होगा, तो 1 डायमेंशन मोशन, डायमेंशन को मैं डी से दिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। देखिए अगर पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है और इसकी स्पीड फिलहाल है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर के बी पॉइंट के बीच में, यानी कि एक्स एक्सिस में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। या फिर अगर सी से लेकर के डी के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के बीच में चल रहा है, तो ये वाला मोशन एक्स एक्सिस में 1 डायमेंशन मोशन है, ये वाला मोशन वाई एक्सिस में 1 डायमेंशन मोशन है। तो क्या सर 2 डायमेंशन मोशन भी होते हैं, हाँ होते हैं। अच्छा, जो भी 1 डायमेंशन मोशन होंगे हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन जो भी 2 डायमेंशन मोशन होंगे वो कैसे हम लोग पहचानेंगे, कोई हमसे पूछ ले वाइवा में कि हमें एग्जांपल दो 2 डायमेंशन मोशन का, तो जरा ध्यान सुनना। आगे चल करके हम इसी में टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, हम ग्राउंड पे एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी y में भी चलता है और कुछ दूरी x में भी चलता है एट द सेम टाइम। तो हम उसको x के लिए एक डायमेंशन, y के लिए एक दूसरा डायमेंशन, क्योंकि दोनों कंबाइन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों, जब मैं इसकी बात करूं अकेले की तो ये x एक्सिस में 1 डायमेंशन है, इसकी बात करूं अकेले की तो ये y एक्सिस में 1 डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है कभी t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ होगा, 2 सेकंड पे यहाँ होगा, 3 सेकंड पे यहाँ, 4 सेकंड पे यहाँ, 5 सेकंड पे 6 पे गिर जाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि
4 या 5 पे यहाँ है, तो 4 में कुछ वो y में भी गया और कुछ वो x में भी गया। तो एक साथ अगर पार्टिकल ट्रेवल करता है दो डायरेक्शन में, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो क्या हो जाता है, 2D मोशन। हम उसे क्या बोलेंगे, 2D मोशन, एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे ही हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसे 2D है, जरा ध्यान सुनना। सर्कुलर कब होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो। सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसका एक फिक्स सेंटर होता है, और इसको हम बोलते हैं इसकी रेडियस, ठीक है। अब पार्टिकल मान लो यहां से यहां तक गया, ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे मान लो t=0 सेकंड पे पार्टिकल y एक्सिस में जा रहा था। अब t=4 सेकंड पे मान लेते कि 4 सेकंड तक यहां तक आया पार्टिकल, वो कहां जाने लग गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। ऐसे t=8 सेकंड पे वो नेगेटिव y एक्सिस में जाने लग गया और इधर पॉजिटिव एक्सिस में जाने लग गया। तो वही पार्टिकल t=0 पे यहां था, अब वो कहां पहुंच गया, 4 सेकंड पे, और इधर जाने लग गया। तो पहले वो ऐसे गया, अब वो ऐसे जाने लग गया। तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। अगर मैं जरा ध्यान सोचूं तो पार्टिकल यहां था पहले, अब वो यहां पहुंच गया है, तो कुछ वो x में भी दूरी चला होगा और कुछ वो y में भी दूरी चला होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये 2D मोशन है। तो 2D मोशन का एग्जांपल क्या होगा, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऐसे ही ना कई बार टीचर पूछ लेते हैं बच्चों में कि बच्चों बताओ मेरे को क्या कोई 3D मोशन का एग्जांपल दे सकता है। तो मैं आपको 3D मोशन का एग्जांपल देता हूं। देखिए 3D मोशन का एग्जांपल होगा काइट फ्लाइंग। जब भी पतंग उड़ती है हमारी, तो पतंग तीनों एक्सिस में डायरेक्शन को चेंज या मोशन को कवर करती है। देखिए एक्सिस में इधर चलेगी, ऊपर भी जाएगी और अंदर बाहर भी होगी। जैसे जब पतंग उड़ा रहा होता हूं तो उसकी डेप्थ भी होती है, उसकी ग्राउंड से ऊंचाई भी होती है, और वो हमसे कुछ दूरी पे भी होता है हॉरिजॉन्टल में। तो तीनों एक्सिस में रहेगा। तो काइट फ्लाइंग को हम क्या बोल सकते हैं, 3D मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 3D मोशन, क्या होता है 1D मोशन, और किस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम लोग चेक करेंगे, मैंने आपको यहां पे समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के। कई बार ये आपसे सवाल ऐसा भी आता है कि फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो किस तरीके से हम लोग समझे, मैं आपको समझाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से, ठीक है। ध्यान सुनना। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने अभी देखा कि पोजीशन का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान सुनना, अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, फिलहाल 2D मोशन ही पढ़ लेते हैं, 3 एक्सिस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से 3D में भी बहुत इजीली हम डील कर सकते हैं। अब देखिए अगर कोई मेरे से बोले कि पार्टिकल की जो लोकेशन है ना, वो है ए पार्टिकल है, कोई ए पार्टिकल है, वो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो अभी है ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम सबको पता है चारों डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करते हैं इस सिस्टम को। नॉर्थ होता है अपवर्ड, साउथ होता है डाउनवर्ड। इधर हो जाएगा ये ईस्ट, इधर हो जाएगा ये वेस्ट, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछे कि पोजीशन ऑफ ए कोई मेरे से पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 मीटर ईस्ट, क्योंकि वो 5 मीटर यहां भी तो हो सकता था, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में भी हो सकता था, राइट में ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कोई मेरे से पूछे कि पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा 5 मीटर वेस्ट। अब मान लो किसी को ना इस सिस्टम के तहत इनके आंसर नहीं करने, वो तो कहेगा कि सर हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है ना कि अगर ये ओरिजिन है तो यहां हो जाएगा +5, यहां हो जाएगा -5। तो वो इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता है कि +5 मीटर और यहां क्या बोल देगा -5 मीटर। तो अब जरा ध्यान सुनिए कि वेक्टर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ध्यान सुनना, हम किसी भी क्वांटिटी को स्केलर तब बोलते हैं जब वो क्वांटिटी स्केलर होकर के हमारी नीड को पूरा कर दे।
डिस्प्लेसमेंट बनाया ही इसलिए गया कि अगर कल को कोई पार्टिकल, जैसे कि बी पार्टिकल है, वो लेफ्ट में है 5 ही मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई ए पार्टिकल वो राइट में, वो भी 5 मीटर की दूरी पर है, तो दो अलग अलग पार्टिकल 5-5 मीटर की दूरी पर, तो हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस चीज के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड बनाया गया कि अगर कोई बोले प्लस में तो वो हो जाएगा ईस्ट साइड, ईस्ट की साइड यानी कि प्लस की साइड, और एक हो जाएगा वेस्ट में यानी कि माइनस की साइड। तो हम इससे ये समझ जाएंगे कि हाँ, दो अलग अलग पार्टिकल है और दोनों की अलग अलग लोकेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, बिल्कुल सही। अब डिस्टेंस ट्रेवल सर कैसी क्वांटिटी है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और क्यों हो जाएगी, वेक्टर होने से हमारा कोई काम कठिन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत इजी हो गई है। होना भी चाहिए कि अगर दो पार्टिकल अलग अलग है और दोनों के लिए 5 मीटर बोल दो तो कंफ्यूजन रहेगी कौन सा वाले पार्टिकल की बात हो रही है, इसलिए हमारी लाइफ इजी हो जाए, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया। और अलग अलग डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग इफेक्ट दिखाती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब जब मैं वैल्यू 5 की बात कर रहा हूं, देखो जरा ऐसे ही समझो, अगर मैं 6 बोल दूं कि 6 मीटर ईस्ट तो एक अलग पार्टिकल होगा, तो यानी कि 5 और 6 दो अलग अलग चीज है, यानी कि अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, किसके वजह से, उस नंबर की वजह से। उस नंबर को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूं कि 6 मीटर वेस्ट में यानी कि -6 बोल दूं तो वो नंबर रहेगा ही 6, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इनका डायरेक्शन भी इफेक्ट डालता है। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के किसी एक के बदलने से या दोनों के बदलने से दो अलग अलग हो जाए, हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मैं अगर दोबारा बोलूं, मैं दोबारा समझाता हूं, प्लस का 5 और प्लस के 6 में अंतर है। मैं अगर बोलूं कि प्लस का 5 और प्लस के 6 में अंतर है, हाँ है। साइन का तो कोई अंतर नहीं है, यानी कि इनमें डायरेक्शन का कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड का अंतर है। ठीक है, तो जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। अब कोई भी एक चीज में अंतर आ गया तो मैं बोलूंगा पूरा वेक्टर चेंज हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट अगर +5 और +6 है तो दो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, ऐसे अगर कोई बोले कि -5 और इधर बोलते +5, अब ये नंबर तो सेम है, लेकिन क्या इनका साइन अलग अलग है, क्या एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में। तो इस बार क्या हुआ, इस बार डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन को भी चेंज कर दे, मतलब वेक्टर कब अलग अलग हो सकता है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए। ठीक है, प्लस वाला किधर होगा, इधर होगा, माइनस वाला किधर होगा, इधर होगा, और उसकी लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि उसकी 6 है, तो लेंथ को दिखाएगा मैग्नीट्यूड, कितना है कोई चीज और कहां है कोई चीज, इस बात का आंसर कौन देगा, डायरेक्शन। अब आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यही चीज हम डिस्टेंस में कैसे समझे, जब भी इसी एग्जांपल से लेकर के समझते हैं। अगर कोई मेरे को बोले कि ए पार्टिकल यहां था, दोनों यहां थे, बी चला लेफ्ट में 5 मीटर, ए चला राइट में 5 मीटर, तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस फॉर ए 5 मीटर है और डिस्टेंस फॉर बी भी 5 मीटर है। तो यहां पर डिस्टेंस दोनों का ही सेम है, एक का लेफ्ट होगा तो लेफ्ट और राइट की बात कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई चीज कितनी है वो भी बात करता है। अब डिस्टेंस क्या होता है, वो समय हमें सिर्फ ये बताया कि वो कितना चला, कहां चला, इससे मतलब नहीं है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी फिजिक्स बन रही होगी ना, तो पहले उन्होंने इसको खोजा होगा कि हाँ कोई चीज कितनी चली, लेकिन दो अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशन आई तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस में वो काबिलियत नहीं है जो हमें दोनों चीज का आंसर दे पाए, इसलिए इसको बोल दिया स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का आंसर देता है, ये हमें देता है सिर्फ और सिर्फ आंसर कि कोई पार्टिकल कितना दूरी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इन्हीं चीज को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए, सवाल कैसे हैं, आसान होंगे। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल ले लेता हूं, थोड़ा सा समझ में आ जाए चीजें आपको। अगर कोई मेरे से पूछे कि पार्टिकल यहां था ए, आई पी का मतलब क्या होगा, इनिशियल पोजीशन,
पार्टिकल बी पे पहुंच गया, फाइनल पोजीशन। अब अलग अलग रास्ते बना दिए गए, ये कुछ ऐसा बनाया, ये कुछ ऐसा बनाया, ये कुछ ऐसा बनाया। एक रास्ते को नाम दे दिया 1, इस रास्ते को नाम दे दिया 2, इस रास्ते को नाम दे दिया 3। अब जरा ध्यान सुनना, 1 वाला जो रास्ता है ना वो कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक ऐसे ही 3 वाला जो रास्ता है वो भी कहलाएगा डिस्टेंस। अब सेम पार्टिकल यहां और यहां दोनों सेम टाइम पे नहीं चल रहा है, एक बार वो ऐसे गया, अब अगली बार वो ऐसे गया, तो पहला रास्ता और तीसरा रास्ता दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो कुछ ऐसे गया ए से बी, तो दूसरे वाला एक स्पेशल टाइप का डिस्टेंस है जो कि शॉर्टेस्ट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। अब इनिशियल फाइनल हम कैसे पहचानेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। टाइम जो पहले होगा, अगर 3 सेकंड है और 5 सेकंड है तो 3 वाला इनिशियल होगा, 5 वाला फाइनल होगा। अगर 0 सेकंड है और 5 सेकंड है तो 0 वाला इनिशियल होगा और 5 वाला फाइनल होगा। जो टाइम बड़ा होता है वो फाइनल होता है। चलिए, क्योंकि टाइम कभी भी घटता नहीं। अच्छा, टाइम कैसी क्वांटिटी होगी, टाइम क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग होता है क्या, नहीं। तो टाइम तो एक हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, टाइम क्या है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार यहाँ पे, क्वांटिटी। तो बेसिकली मेरे को पूरा वर्ड ये यूज करना चाहिए जब भी मैं बोलूंगा ना क्वांटिटी, तो वो अपने आप में क्या वर्ड है, वो है अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, किसी भी चीज को अगर मैं मेजर कर पा रहा हूं, अगर मैं उसको नाप पा रहा हूं कि वो कितना है, ठीक है, किसी भी चीज को मेजर कर पा रहा हूं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड। तो आप इसको क्या समझेंगे, विच कैन बी मेजर्ड। जो भी चीज हम नाप पाए वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो सर ऐसे तो हर चीज नाप पाएंगे, नहीं, हर चीज नहीं नाप पाएंगे। मैं बताता हूं कैसे। आप लव को नहीं नाप सकते, आप स्ट्रेस को नहीं नाप सकते, आप सॉरी स्ट्रेस, एक मैं मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। आगे चल करके हम एक क्वांटिटी पढ़ेंगे स्ट्रेस, रोप में कितना स्ट्रेस है, स्प्रिंग में कितना स्ट्रेस है, ठीक है ना, उस सबको तो हम नाप सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को नहीं नाप सकते, फटीग को नहीं नाप सकते, कितनी थकावट हुई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नाप नहीं सकते, बाकी इसको हम नाप सकते हैं। कैसे, हम हाइट को नाप सकते हैं, यानी कि लेंथ को नाप सकते हैं, हम मास को नाप सकते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है ना, और क्या हम स्पीड को नापेंगे, आगे चलकर हम देखेंगे। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो क्वांटिटी होती ही नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए, और जिसको हम मेजर नहीं कर पाए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। हम फिजिक्स में हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को ही डील करेंगे। चलिए, अब कुछ छोटे छोटे सवाल लेते हैं, अच्छे थोड़े से ध्यान सुनना। अगर कोई मेरे से पूछे कि देखिए एक पार्टिकल है, क्वेश्चन है, ए से चला बी पे गया और फिर वो सी पे गया। अब जो ए बी और सी बी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, ये गिवन है। पार्टिकल इधर चला 3 मीटर, पार्टिकल इधर चला 4 मीटर। इनिशियल पॉइंट आई पी दे रखा है हमें, फाइनल पॉइंट एफ पी। जब आप सवाल पढ़ोगे, फिलहाल तो मैं आपको डेटा सवाल में से निकाल के बता रहा हूं, ये एरो बताता है कि इनिशियल है फाइनल है, जब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। फिर पार्टिकल ऐसे क्या होगा तो मैं यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं। तो अगर वो सवाल में से पूछे कि ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, तो मैं ए को बोलूंगा इनिशियल पॉइंट और सी को बोलूंगा फाइनल पॉइंट। और फिर क्या पूछा हुआ है कि डिस्टेंस भी बताओ। आप लोग सवाल मेरे से पहले ट्राई करना, कर सकते हो, अब मैं करने जा रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। हमें पता है कि अच्छा ज्योमेट्री इसमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। पार्टिकल जब ए से बी पे गया और बी से सी पे गया तो उसने एक ट्राइंगुलर शेप को अपनाया, ठीक है। वो जब ऐसे करके गया तो वो ए से बी पे गया और फिर वो बी से सी पे गया।
तो उसने इधर चला 3 मीटर, इधर चला 4 मीटर, तो हमको डिस्टेंस का आंसर तो सिंपली मिल क्या जाएगा, 3 मीटर प्लस में 4 मीटर यानी कि 7 मीटर, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो मैं इनिशियल पे यहां से शुरू और फाइनली मैं यहां पे जाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ए से लेकर के सी के बीच में एक लेंथ मिलेगी जिसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्यों 5 हो जाएगा, पाइथागोरस से 3 4 5, तो मैं क्या लगाऊंगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास में 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 16, ये कितना हो जाएगा 25। तो ए सी का स्क्वायर अगर 25 आ गया हमारे पास में, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, और ये क्या हो जाएगा 5 मीटर, और ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान सुनना, हमें इसमें क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। कई बच्चे क्या करेंगे ना 5 मीटर आंसर बोल देंगे। मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो 5 मीटर आया है ना हमारा, वो आया है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिख दिया हमने और इस तरह से करके बार लगा दिए, 2 बार लगा दिए। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना हो गया 5 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एस से, दिखाने का नजरिया है कैपिटल एस, इस तरह से करके बार लगा, तो कितना हो गया ये 5 मीटर। तो सर हमारा आंसर क्या आ गया, क्या नहीं आया। डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। तो सर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, अब इसके लिए मैं एक बात को आपको ध्यान से समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान सुनना, मैं क्या मिटाऊं, मैं ये मिटा देता हूं। डिस्टेंस का आंसर हमारे पास में आ गया। तो जैसे ही हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक ना वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और इसकी सर डायरेक्शन भी तो होती है। जब भी कोई पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो उसके बारे में जो चीजें वो अपने पास में रखता है, क्या रखता है, 2 चीज रखता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो दोनों बताओ ना हमें, ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान सुनना, अब सुनिए, देखो कभी भी हमारे पास में यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सिर्फ लंबाई पता चली ना, कहाँ है ये, आप बोलोगे ए से सी की तरफ है, तो ए से सी कहाँ है ये तो बताओ। तो जब भी हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम आती है कोई चीज कहाँ है, तो उसके लिए हम ना अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास में जाते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मैं अगर ऐसा बोलूं कि ए हमारा ओरिजिन पे है, क्यों, इनिशियल पॉइंट है ना, मैं डिसाइड कर सकता हूं ना मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए पॉइंट को मैंने इधर मान लिया, तो जो बी वाला पॉइंट होगा वो 3,0 पर होगा, और जो सी वाला पॉइंट होगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री पर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बी से जब वो सी तक पहुंचेगा तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब जरा सुनिए ध्यान से, सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 ही होगा, वाई पे वो कितना गया है, वाई पे वो चला है 4। ठीक है, तो वो एक्चुअल में यहां से यहां गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए से सी, जब वो ए से सी गया, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर जहां शुरू होता है उसको बोलते हैं हम टेल, और जहां पे खत्म होता है इसको बोलते हैं हम हेड, और यहाँ पे हमें एक एरो बनाना होता है। तो इसके बारे में हमको बताना है। अब जरा ध्यान सुनना है, ये वेक्टर कब बना होगा, जब वो 3 चला होगा एक्स में 3 चला, और y में कितना चला होगा, तो y में 4 मीटर चला। अब जब वो x में चल रहा है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, x में प्लस में 3 चला है, तो ये हो जाएगा 3। अब प्लस वाले को दिखाने के लिए हम आई कैप बना देते हैं। याद रखना, x के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, आई कैप, y के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, जे कैप। नोटेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं जब 3 मीटर लिख रहा हूं तो मैं x के बारे में लिख रहा हूं। बस जिस तरीके से वेस्ट में हमारे पास में माइनस था और ईस्ट में क्या था प्लस, वैसे ही अगर x में प्लस में तो वो आई कैप। ठीक है, वरना हर बार लिखना पड़ेगा आपको 3 के पीछे कि x में चला, उस चीज को दिखाने के लिए 3 आई कैप, इस चीज को शॉर्ट में दिखाने के लिए 4 जे कैप। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछे कि सर डिस्प्लेसमेंट का आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब पूरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखा, आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा, तो अब मेरे से कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी बतानी होती है मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एरो लगा दूंगा। कितना हो जाएगा, पहले x के लिए लिखते हैं, जनरली x के लिए लिखते हैं, तो 3 आई कैप, फिर y के लिए प्लस में प्लस करके लिखते हैं कि i में इतना और j में इतना, और ये सारा का सारा यूनिट सिस्टम किसमें है, मीटर में।
ये जाकर के हमारे पास में पूरा आंसर आया है। इतनी बात क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। क्या सर ये पूरा वेक्टर आ गया? हाँ ये पूरा वेक्टर आ गया। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया। क्या सर यहां से यहां तक जा सकते हैं हम? जा सकते हैं। मेरा ध्यान सुनना। रिमेंबर हमेशा यहाँ पे याद कर रखना, कोई भी वेक्टर आ गया हमारे पास में, अगर ए कोई वेक्टर है, एक्स में है आई कैप, या मैं ऐसे मान लिया कि ए आई कैप बी जे कैप, ए में चला सॉरी एक्स में चला ए मीटर, वाई में चला बी मीटर, तो मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? यानी कि ए का कोई मेरे से मैग्नीट्यूड पूछे, ए का कोई मेरे पास मैग्नीट्यूड पूछे तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक कोई मेरे को बोले कि एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो जरा देखो वही तो आ रहा है जो हमने, ये चीज जो आई थी हमारे पास में सॉल्व होकर के इसी स्टेप के थ्रू आई थी। बस हमने तरीका बना लिया कि अगर आपको ये पता है तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर आप उस अप्रोच से जाना ही नहीं चाहते कि पहले वेक्टर निकालो फिर मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल और सिंपल क्या करोगे? पहले पूरा वेक्टर निकालोगे फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो हमारे पास में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास में 5 मीटर। तो आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और अलग सवाल लेते हैं। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं यहां पे x के लिए आई कैप, y के लिए जे कैप, तो मैं दो एक्सिस को एक साथ कवर कर रहा हूं, तो थोड़ी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हम डिस्प्लेसमेंट कुछ 2D के भी सवाल कर रहे हैं साथ ही साथ में। मैंने बोला ना कि 2D को एक अलग चीज नहीं, आप एक एक्सिस के लिए पढ़ लो फिर दूसरे एक्सिस के लिए वही चीज पढ़ना है, उसको कंबाइन करके दिखाना है। कंबाइन कैसे करेंगे? आई कैप लिया जे कैप लिया, दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, चलिए अगर मेरे से सवाल पूछे कि कोई सर्कुलर में चल रहा है, एक आर रेडियस का सर्कल है, वस्तु थी हमारे पास में ए पर, तो चलना स्टार्ट करी, बी पर पहुंच गई। एक चीज आपने देखी लास्ट सवाल में, हमें डिस्टेंस के लिए इतना कुछ करना नहीं पड़ा। क्यों? उसके पर उसकी एक ही प्रॉपर्टी थी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिंपल निकल गया, 3 इधर 4 इधर, तीनों को दोनों को जोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट दूरी देखना था, तो पहली बार में हम जब पहला अप्रोच हमने लगाया वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया। लेकिन उस वेक्टर को दिखाने के लिए कि सर एक्चुअली में डायरेक्शन कहाँ का है, तो हमने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाया। तो वेक्टर के लिए थोड़ा सा हमें डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि सर इससे तो हम एग्जाम में स्लो हो जाएंगे, नहीं होगे स्लो। इस चीज को इतनी बार करो कि यही चीज फास्ट हो जाए, आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी भी आएगी वेक्टर को पढ़ करके। अब जरा ध्यान सुनना, कोई पार्टिकल जब यहाँ पर है तो अगेन अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे बता दूं क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? वैसे बता सकता हूं मैं, लेकिन हमें पूरा फोकस करना है कि मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट बताऊं। ठीक है, और हमसे इसमें पूछा हुआ है क्या डिस्टेंस भी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस को बता देते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, अगर पार्टिकल ए से लेकर के दोबारा ए पे आता तो पूरे राउंड के दौरान, अच्छा इन दोनों ए और बी के रेडियस के बीच में हमारे पास में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। इससे हम ये समझ गए कि हमारे पास में जब ये कवर कर रहा होगा सर्कल को, तो वो क्वार्टर सर्कल को कवर कर रहा हो। अगर पूरा सर्कल कवर कर रहा होता तो क्या 2πr होता, और क्या क्वार्टर सर्कल को कवर करने के लिए हमारे पास में क्या ये 1/4 सर्कल है? 1/4 सर्कल आ गया। अच्छा, कंप्लीट सर्कल कितना होता है? कंप्लीट सर्कल होता है 2πr। 1/4 कितना होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? πr/2। अगर सब कुछ मीटर में है तो मीटर में ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारे पास में बहुत इजीली निकल गया। अब जरा ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पता है कि ए से ओ पार्टिकल आया कुछ इस तरीके से, ऐसे आया पार्टिकल, जो मैंने ब्रेक डॉटेड लाइन के फॉर्म में दिखा रखा है। लेकिन क्या हमें क्या ये बताना है क्या? नहीं, ये तो सर एक्चुअल लेंथ है ना, हमें तो शॉर्टेस्ट दूरी बतानी है ना ए से लेकर के बी के बीच में, यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी बतानी है। ठीक है, अच्छा ये दूरी कितनी है? आर। ये दूरी कितनी है? आर। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। पिछली बार भी तो कुछ ऐसा था, बस वो सर्कल में नहीं था, डायरेक्टली वो पाथ फॉलो कर रहा था इस वाले पाथ से। अब की बार वो कैसे कर रहा है? वैसे कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, क्योंकि जो हमने ए से बी के बीच में सीधी लाइन खींची थी, कैसे खींचा था, कैसे खींचा था, तो ये दोनों डिस्टेंस थे, लेकिन ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो अब भी चाहे पार्टिकल ऐसे आए चाहे पार्टिकल ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा सीधी लाइन। तो सीधी लाइन की लंबाई कितनी होगी? अगेन क्या मैं
ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, और क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ए बी ही होगा, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ध्यान सुनना, तो ए ओ कितना है हमारे पास में आर का स्क्वायर, ओ बी कितना है आर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 2r स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में √2r बराबर क्या हो गया ए बी। हमें सर इसमें डायरेक्शन तो मिल ही नहीं रही, तो अगेन मैं बोलता रहा हूँ ये जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हुआ ना, पूरा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, लास्ट टाइम क्या किया था हमने, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, यहां भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ध्यान सुनना, अगर मैं सर्कल के सेंटर को मैं ओरिजिन पे मान लूं, और क्या ओ से दिखा रखा है तो ओरिजिन ही है, तो पार्टिकल एक्चुअली में इस तरह चल रहा था, ठीक है, तो पार्टिकल यहां था, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, x 0 पे y r पे। अच्छा ये पार्टिकल कितना होगा, ये पार्टिकल होगा r, 0 पे। कोऑर्डिनेट मिल गए, हटाओ इसको, सीधे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, इनिशियल वाले को पहले लिखो, फाइनल वाले को बाद में लिखो। तो इनिशियल वाले का कितना हो गया 0, r, ठीक है। मैं वो चीज दिखा रहा हूं कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा वो, और ये कितना हो गया r, 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से देखो, y में r था, अब कितना हो गया 0, इसका मतलब y में घटा होगा, ठीक है। कितना घटा होगा, तो वो r घट गया होगा, किसमें y में, तो y में r घट गया, तो y में कितना चला माइनस का r, और y वाले को किससे दिखाते हैं j से। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, y में क्या था r, अब कितना है 0, तो r घट गया तो r लिखेंगे, घटने के लिए माइनस लगाएंगे, और ये y में हो रहा है तो j होगा। अच्छा x में 0 था, अब कितना हो गया r, तो r बढ़ गया, तो x में क्या होगा प्लस का r, और x को किससे दिखाते हैं आई कैप से। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा r आई कैप माइनस का r जे कैप। हाँ हमें पता है कि वेक्टर की डेफिनेशन से r को हम कॉमन भी ले सकते हैं, आई कैप माइनस जे कैप मीटर, ठीक है। ऐसे दिखाने का तरीका आप इसी को समझ लीजिए। अच्छा सर क्या यहां से यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं तेरा ध्यान से देखो, क्या ये a है, क्या ये b है, सर b तो माइनस आ रहा है, क्या हो गया, हमें तो b का स्क्वायर चाहिए ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे s वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि माइनस r का स्क्वायर, दोनों माइनस का भी स्क्वायर तो स्क्वायर पॉजिटिव ही निकलेगा, तो बनेगा तो कुछ ऐसा, यानी कि आंसर वही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हर चीज को बहुत ही क्लैरिटी से पढ़ा है और मैंने आपको उतनी क्लैरिटी समझाने की कोशिश भी करी है, तो इस बात को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। आइए अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जब तक के लिए आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए आप इसमें एक चीज जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपने बहुत ही ज्यादा लॉजिकली सोचा होगा ना, पहले सवाल में हमारे पास में डिस्टेंस कितना था, वो था 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, वो था 5 मीटर। दूसरे सवाल में हमारे पास में डिस्टेंस कितना था, दूसरे क्वेश्चन में, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन में, डिस्टेंस कितना था हमारे पास में, तो डिस्टेंस था हमारे पास में πr/2। अच्छा और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया √2r। π/2 को अगर मैं देखूं तो 3.14/2 टाइम्स r। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 2 1 2 2 5 10 2 7 14, तो 1.57r, और डिस्टेंस को देखो तो 1.414, √2 की वैल्यू r। दोनों में बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। अच्छा ये जो मैं चेक कर रहा हूं तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। ये जब मैं 5 मीटर बता रहा हूं तो क्या बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। यहां भी क्या डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से क्या डिस्टेंस बड़ा है, क्या डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से क्या डिस्टेंस बड़ा है, क्या डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बड़ा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से डिस्टेंस बड़ा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस बड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं,
अगर कोई बोले कि कैन वी कंपेयर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं कर सकते, दो अलग अलग क्वांटिटी है, हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? एक स्केलर है, एक वेक्टर है। कभी हम कंपेयर करते तो क्वांटिटी तो वो सेम होनी चाहिए ना। मैं अगर बोलूं कि 5 मीटर ज्यादा बड़ा है 5 केजी, हो ही नहीं सकता। क्यों? दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकता। जब कर नहीं सकता, लेकिन क्या मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, यानी कि डिस्टेंस के पास तो होता ही मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड की अलग से बात क्या करें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास में क्या मिलेगा? डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यहां पे डिस्टेंस बड़ा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। तो कई बार आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखना जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। याद रखना, मैग्नीट्यूड से। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या सर कभी इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान सुनना, नोट करके स्पेशल केस को नोट कर लेना, देखना ध्यान से। अगर कोई पार्टिकल, मैं कहूं कि ना ए से चलना शुरू हुआ और वो बी पर गया, एक तरीके से क्वेश्चन ही नोट कर लेना, आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें वो चीजें अच्छे से याद रहती है। अगर ये 5 मीटर है और पार्टिकल गया भी ऐसे, तो इस वाले सवाल में अगर कोई मेरे से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है सर वो कितना है? 5 मीटर। क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास में? ए। फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास में? वो है बी। अच्छा, डिस्टेंस क्या है हमारे पास में? अच्छा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हो जाएगा वही 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ की लंबाई यही है। अगर मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही होगा। क्या सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि मोशन स्ट्रेट लाइन पे ही है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा? नहीं, थोड़ी और क्लैरिटी रखना, ध्यान सुनना। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी नोट के बॉक्स में अलग से नोट करना, अगर मैं ऐसा कर दूं कि पार्टिकल ए पे था पार्टिकल, वो बी पे गया, लेकिन फिर वो पलट करके यहां भी आ गया और वो सी पे आकर के रुक गया। अब जरा ध्यान सुनना, मेरे से अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस बताना है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये जो लंबाई है ना ये 5 मीटर है और ये जो लंबाई है सी से बी ये 2 मीटर है। कोई मेरे से डिस्टेंस पूछे कहां से कहां तक का? ए सी का, ए से लेकर के सी तक, तो पहले वो 5 चला ए से बी, फिर वो बी से सी चला 2 मीटर, तो 5 मीटर प्लस में 2 मीटर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अच्छा ठीक है। और अगर कोई मेरे से इसी सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछे, ऑफ कोर्स मैं डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर की बात कर रहा हूं, जब भी मैं अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहा हूं तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही हो सकता है, क्योंकि सामने वाले पे यानी कि डिस्टेंस पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कोई मेरे से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? सर वो पहले ऐसा करके इनिशियल पॉइंट पे था, अच्छा फाइनल पॉइंट यहां नहीं होगा, ए से सी बोला ना तो फाइनल पॉइंट यहां होगा, चेक करना, ऐसे कर गया और फिर ऐसे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम दूरी वो तो यही है ना। तो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में पता है कि डिस्प्लेसमेंट इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए बी में से ना सी बी को घटा देंगे, ए बी में से सी बी को घटा देंगे, तो ए बी में से सी बी को घटा दिया तो कितना बच गया? आइए कैलकुलेट करें। ए बी कितना है? 5, सी बी कितना है? 2, तो कितना बच गया हमारे पास में? 3 मीटर। तो यानी कि वो ऐसे गया फिर वापस इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो घटने लग गया ना, ठीक है क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। सर अच्छा, अगर इसी सवाल में मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको ओरिजिन मानोगे तो ये प्लस के एक्सिस पे चला जाएगा। आप साइड में से भी ड्रॉ कर सकते हो, हर बार अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़े थोड़े शॉर्टकट अप्रोच भी बताऊंगा। तो पार्टिकल इधर चल रहा है कितना? 3 मीटर। अब क्या सर ऐसे नहीं बताएंगे कि सर पहले 5 में चला आई कैप, फिर 2 में घटा मतलब माइनस का 2 आई कैप, तो आई कैप ही तो है, वो अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल कितना हुआ इनिशियल फाइनल के बीच में? सर यहां से यहां तक यानी कि 3। तो कोई मेरे से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट पूरा वेक्टर कितना हो जाएगा, तो 3 आई कैप और ये मीटर में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कंक्लूजन पॉइंट यहां पे क्या है? कंक्लूजन पॉइंट यहां पे ये है कि इस सवाल में और इस सवाल में अगर सर हम बहुत ध्यान से देखें ना तो डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ये तो सर होना ही था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा है।
अच्छा इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है इक्वल? इक्वल कब हो सकता है? जब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन हो। तो क्या सर ये भी तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है? हाँ स्ट्रेट लाइन है, पर इक्वल तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन टर्न बैक हो रहा है। क्या याद रखेंगे हम लोग? इक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। इतना सही है, ये तो ये भी फॉलो कर रहा है, विदाउट टर्निंग बैक। क्योंकि अगर टर्न हो गया पार्टिकल, अगर टर्न हो गया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट घटने लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इक्वल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पे होगा, वो भी बिना टर्निंग बैक के। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कई चीजें समझी होगी। मैं ऐसे ही आगे सीरीज में इसमें चलता रहूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड। पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल।